वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका काइनेटिक देखा है और उसके बाद हमने देखा है हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ऑर्डर कैसे निकाली जाती है उसके लिए हमने एक फार्मूला देखा था, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 टू द पावर 1 माइनस n। अब इसमें हम A1 के लिए T1 की, A2 के लिए T2 की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे A1 है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट है। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N1 होगा तो टी हाफ कितना होगा, टी हाफ 1। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज करेंगे A1 से A2 तो A2 जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो टी हाफ कितना रहेगा, T2। तो जब मुझे A1 के लिए T1 मालूम है, A2 के लिए T2 मालूम है, तो फिर मैं ये चारों वैल्यूज डाल के N की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब ये न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे जब थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय नोइंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ फॉर द गिवन रिएक्शन। तो वेरियस डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें टी हाफ मालूम है तो उस पर से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड है आइसोलेशन मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज आइसोलेशन मेथड। अब आइसोलेशन मेथड से ऑर्डर कैसे पता चलेगी, तो इमेजिन करो कि एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B एंड C मोल्स ऑफ C टू गिव प्रोडक्ट्स। तो कोई तो भी इमेजिनरी रिएक्शन है जिसमें A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B एंड C मोल्स ऑफ C के साथ रिएक्ट हो रहे हैं एंड करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो देखो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए अब सेकंड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली तो टी हाफ से आपको समझ में आई, कैली हुई वो। दूसरी है आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड में टी हाफ कैसा, आइसोलेशन मेथड में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है वो हमें अब देखना है। इसके लिए हमने एक इमेजिनरी रिएक्शन कंसीडर किया। तो लेट अस कंसीडर एनी इमेजिनरी रिएक्शन इन व्हिच A मोल्स ऑफ A कंबाइंस विद B मोल्स ऑफ B एंड C मोल्स ऑफ C टू गिव प्रोडक्ट। अब हमें एक्सपेरिमेंट करके इसका रेट लॉ ढूंढना पड़ेगा। तो हम इनके कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बाद रेट पर क्या असर पड़ रहा है ये देखने के बाद हमें रेट लॉ मिल जाएगा। तो हमने रेट लॉ तैयार किया और रेट लॉ में हमने देखा कि रेट लॉ क्या पाया गया, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P B टू द पावर Q। तो हमने रेट लॉ ढूंढ लिया इस रिएक्शन का, वो भी एक्सपेरिमेंट करके ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते वो हमने रेट लॉ ढूंढ के वक्त देखा था। तो ये इमेजिनरी रिएक्शन है, इसका हमने एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ ढूंढ निकाला है। रेट लॉ जब ढूंढा तो हमें पता चला कि रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ओनली एंड रेट इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। इसलिए C रेट लॉ में कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। फिर A की पावर P एंड B की पावर कितनी है, Q है। अगर P एंड Q पता चलेगा तो हमें ऑर्डर पता चलेगी। अब हमारा एम ए है कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अगर मुझे किसी तरह से P एंड Q की वैल्यू मिल जाती है तो फिर मैं उनकी सम करूंगा और सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, P प्लस Q। तो अब मेरा एम है कि P एंड Q को ढूंढना। तो आइसोलेशन मेथड से हम P एंड Q को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक हमें फॉलो करनी पड़ेगी, देखिए। तो इन आइसोलेशन मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ में कितने रिएक्टेंट्स है ये पहले जान लेना है हमें। रेट लॉ ढूंढना है, रेट लॉ में कौन से रिएक्टेंट आते हैं वो ढूंढने हैं। अब रेट लॉ हमें मिल गया, सिर्फ इनकी पावर का पता नहीं है। इनकी पावर अगर पता होती तो हम ऑर्डर फटाफट बता देते। अभी हमें ऑर्डर ही तो निकालना है, मतलब P एंड Q की वैल्यू हमारे लिए अभी क्या है, अननोन है। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि A का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदलता है, B का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदलता है, C का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट नहीं बदला, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन हमने वन बाय वन करके बदल के देखा। जब जब कॉन्सेंट्रेशन बदला हमने तब रेट बदला होगा, तो रेट क्या है, उस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। तो A के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट पाया गया, B के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट पाया गया, लेकिन C पे क्या पाया गया, इंडिपेंडेंट। इसलिए हमने रेट लॉ लिखा R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर P इंटू B टू द पावर Q। अब भी हमें पावर्स मालूम नहीं है, सिर्फ रेट किस पर डिपेंडेंट है वही पता चल गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होंगी, P प्लस Q। अब P एंड Q मालूम होंगे तो ऑर्डर मिल जाएगी। अब P एंड Q कैसे मालूम करेंगे, तो ये मालूम करेंगे हम आइसोलेशन मेथड से। तो आइसोलेशन मेथड में क्या करना पड़ता है,
तो सबसे पहले हम गिवन रिएक्शन का रेट लॉ ढूंढ लेंगे। रेट लॉ ढूंढ लिया तो उसमें कितने रिएक्टेंट्स है वो हमें समझ में आ जाएगा। हम जितने रिएक्टेंट्स आए उसमें से कोई एक रिएक्टेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। एक रिएक्टेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड अदर्स को क्या करेंगे, लार्ज एक्सेस में ले लेंगे। तो इन आइसोलेशन मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सिलेक्टेड एंड अदर रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ आर टेकन इन लार्ज एक्सेस। अब यहां पे देखो दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए, हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है और बाकी बचे हुए को क्या करना है, लार्ज एक्सेस में लेना है। तो मैंने ए को क्या किया, सिलेक्ट किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को सिलेक्ट किया एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को मैंने क्या किया, लार्ज एक्सेस में ले लिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लार्ज एक्सेस में है तो अब रेट लॉ क्या होगा, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू, बराबर है। अब बी का कॉन्सेंट्रेशन मैंने लार्ज एक्सेस में लिया है, जितने की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा लिया है, इसलिए प्रैक्टिकली बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई भी पावर क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो हमने बी को लार्ज एक्सेस में लिया है ए को सिलेक्ट करके। जैसे हम बी को लार्ज एक्सेस में लेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट और ये रेट कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ तो भी नया कांस्टेंट होगा, लेट इट बी के डैश। तो अब रेट लॉ बदल गया, अब ऐसा लग रहा है कि रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ कितनी है, सिर्फ पी है, मतलब रिएक्शन लोअर ऑर्डर की बन गई, मतलब रिएक्शन क्या बन गई, सूडो ऑर्डर की बन गई। तो जितने भी रिएक्टेंट्स रेट लॉ में इन्वॉल्व हुए हैं उनमें से किसी एक रिएक्टेंट को हमें सिलेक्ट करना है और बाकी सारे रिएक्टेंट को क्या करना है, लार्ज एक्सेस में लेना है। जिसको हमने लार्ज एक्सेस में लिया है उन सब का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा और उनका रेट कांस्टेंट के साथ जो प्रोडक्ट होगा, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या आएगा, न्यू कांस्टेंट आएगा। अब नया रेट लॉ मिल गया और नया रेट लॉ मिलने के बाद हमें अब पता चल गया कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलेक्टेड रिएक्टेंट। रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलेक्टेड रिएक्टेंट। अब बी के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट नहीं है, जिसको सिलेक्ट किया था उसी के ऊपर रेट क्या डिपेंडेंट है। अब हमें क्या करना है, पावर पी निकालनी है, समझ लो। अब हमें ऑर्डर निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। अब हम एक्सपेरिमेंटली पी की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें एक दो बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज एक्स मोल पर डीएम क्यूब, तब मैंने रेट को कैलकुलेट किया और रेट की वैल्यू क्या पाई गई, समझो R1। तो हमने आइसोलेशन मेथड में एक रिएक्टेंट को सिलेक्ट किया था, बाकी सारे रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में ले लिया। जिसको लार्ज एक्सेस में लिया था उन सब के कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेंगे और के साथ उन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक न्यू कांस्टेंट आएगा। अब नया रेट लॉ मिला है जिसमें रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट मिला दिखाई देगा, उसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर जिसे हमने सिलेक्ट किया था। जिनको हमने लार्ज एक्सेस में लिया था उनके कॉन्सेंट्रेशन पर अब रेट डिपेंडेंट नहीं रहा, रेट लॉ बदल गया, मतलब रिएक्शन को हमने सूडो ऑर्डर बना दिया। अब रेट सिर्फ एक ही सिलेक्टेड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। अब हम प्रैक्टिकली पी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, तो समझो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज एक्स मोल पर डीएम क्यूब देन रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी R1। रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी R1। देयरफॉर रेट लॉ क्या मिलेगा भाई मेरे को, R इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स टू द पावर पी, इक्वेशन नंबर 1, बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ए का एक्स मोल पर डीएम क्यूब लिया तब रेट मुझे कितना पाएगा, R1। तो मैं रेट लॉ को लिखूंगा वापस से, R1 इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स टू द पावर पी, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दुगना कर दिया, पहले x था अब कितना होगा, 2x हो गया। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2x बना दिया मोल पर डीएम क्यूब, तब रेट बदल जाएगा, क्योंकि जब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बदलेगा तो रेट बदलेगा ही, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट जो है। तो रेट समझो कितना है, R2। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड देन रेट आल्सो चेंजेस, लेट द न्यू रेट विल बी R2 एंड R2 के लिए रेट लॉ क्या होगा भाई, के डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2x टू द पावर p, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, R2 इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालेंगे, 2 टू द पावर p बाहर निकलेगा,
k डैश इंटू एक्स टू द पावर p। लेकिन k डैश इंटू एक्स टू द पावर p इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू है? R1 की वैल्यू है, तो हमें R2 की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ R1, बराबर है। तो हमें एक थियोरेटिकल रिलेशन मिल गया R2 एंड R1 के बीच में। तो देखो जब हमने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट जाहिर है कि बदलेगा ही, तो बदला हुआ रेट कितना है समझो R2 है, तो R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? k डैश इंटू 2x टू द पावर p। अब इस 2 को मैंने बाहर निकाला, 2 टू द पावर p इंटू k डैश इंटू एक्स टू द पावर p। लेकिन k डैश इंटू एक्स टू द पावर p ये जो है वो किसकी वैल्यू है? R1 की, तो मुझे R2 की वैल्यू मिल गई। R2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p इंटू R1। ये थियोरेटिकल रिलेशन मुझे मिला है, थियोरेटिकल रिलेशन बिटवीन R2 एंड R1 मुझे मिला है। अब जो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो थियोरेटिकल रिलेशन के साथ साथ मुझे क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल भी ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल भी रिलेशन मिल जाएगा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर से। तो मैं देखूंगा कि जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दुगना किया तो रेट क्या हो गया? 8 गुना बढ़ गया। तो जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दुगना किया तो मैंने देखा कि नया रेट जो है वो ओरिजिनल रेट से क्या हो गया? 8 गुना बढ़ गया। तो यह है हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसको हम नंबर देंगे 2। तो यह है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो हमें R2 और R1 का थियोरेटिकल रिलेशन भी मिल गया एंड प्रैक्टिकली रिलेशन भी मिल गया। तो हमने देखा कि जब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मैंने दुगना किया तो रेट कितना हो गया? 8 गुना बढ़ गया। अब इन दो इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? इक्वेट करूंगा। ये थियोरेटिकल रिलेशन है उसी फिनोमेनन के लिए और ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है उसी प्रोसेस के लिए, उसी ऑब्जर्वेशन, मतलब ये फिनोमेनन के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन ढूंढ लिया। अब R2 के साथ R2 मैच होगा, R1 के साथ R1 मैच होगा, तो 8 के साथ क्या मैच होगा भाई? 2 टू द पावर p। अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो p इक्वल टू क्या है? 3। इस तरह से मैंने आइसोलेशन मेथड से p की वैल्यू ढूंढ ली, बराबर है। अब यही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं b के लिए। अब हम b को सिलेक्ट करेंगे एंड क्या करेंगे? a को लार्ज एक्सेस में लेंगे। तो नाउ b इज सिलेक्टेड एंड a इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या मिलेगा? k डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर q। अब k डबल डैश भी लिख सकते हो, यहां पे लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। तो अब हमने a को लार्ज एक्सेस में लिया। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इन लार्ज एक्सेस तो क्या होगा? रेट लॉ बदल जाएगा, फिर से हमें सूडो ऑर्डर रिएक्शन मिल जाएगी। अब ऐसी रिएक्शन मिली है जिसमें रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर। अब ए लार्ज एक्सेस में लिया गया तो उस पर रेट डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये रिलेशन हमें मिला है R इज इक्वल टू k डबल डैश इंटू बी टू द पावर q। अब समझो बी का कॉन्सेंट्रेशन मैंने y मोल पर dm क्यूब लिया, तब रेट समझो कितना होगा? R1। तो whenever concentration of B is y mole per dm cube, then rate will be let R1. R1 is equal to k double dash into y to the power q. Equation number 1. अब हम क्या करेंगे? Concentration of B को चेंज करेंगे। Concentration of B को समझो हमने क्या किया है? 4 गुना बढ़ाया। तो if concentration of B becomes 4 times of original concentration, then what will be the rate? जाहिर है कि अब B के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट है, तो जब जब B का कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो रेट भी बदलेगा। समझो बदला हुआ रेट कितना है? R2 है, तो हमें क्या मिलेगा? रेट लॉ R2 इज इक्वल टू k डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है? 4y टू द पावर q। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। R2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर q इंटू k डबल डैश इंटू y टू द पावर q। लेकिन k डबल डैश इंटू वाई टू द पावर q ये किसकी वैल्यू है? R1 की। तो हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ R1। तो ये हमें मिला थियोरेटिकल रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। थियोरेटिकल रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं,
क्योंकि आइसोलेशन मेथड में ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ही निकाली जाती है, और हमने देखा है कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनॉन। ऑर्डर थ्योरेटिकली कभी निकाली नहीं जा सकती, ऑर्डर हमेशा कैसे निकाली जाती है? एक्सपेरिमेंटली। अब हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं तो हम फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने देखा कि व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेशन इज मेड 4 टाइम्स रेड बिकम्स हाफ। तो R2 इज इक्वल टू कितना पाएगा रे? 1/2 टाइम्स R1। तो जब मैंने B का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ाया तो मैंने देखा कि रेट कितना हो गया रे? हाफ टाइम या 2 टाइम हो गया, ऐसा बोलेंगे। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज मेड 4 टाइम देन रेट बिकम्स डबल ओनली। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया 4 गुना और रेट सिर्फ क्या हो गया? दुगना बढ़ गया। तो R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1। ये क्या है? अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो फिर इन दोनों को मैच करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर क्यू है। अब 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 4 टू द पावर हाफ लिख सकता हूं, बराबर है। 2 इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 टू द पावर क्यू मिलेगा। इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 4 टू द पावर क्यू, 4 टू द पावर क्यू, बराबर ना। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 4 टू द पावर हाफ। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी? सेम होगी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ आएगी, बराबर है। तो यहां पे क्यू की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी है? हाफ है। अब हम पी और क्यू की वैल्यू डाल देंगे तो हमें रेट लॉ पूरा मिल जाएगा। ए की पावर कितनी आई थी? देखो, ए की पावर आई थी 3 और बी की कितनी पावर आ गई है? हाफ। मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 3.5 मतलब 3.5। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बस ऐसे ही थ्योरेटिकल रिलेशन बनाना है और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ उसे मैच करना है, और मैच करने के बाद हमें क्या मिलेगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड रिएक्टेंट मिलेगी। तो यहां पे जब हमने बी का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ाया था तो रेट सिर्फ दुगना हो गया था। कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना किया और रेट सिर्फ दुगना हुआ, इसका मतलब जरूर बी की पावर क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिलेक्टेड रिएक्टेंट की क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए। समझो एक रिएक्शन है, अगेन इमेजिनरी रिएक्शन है, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड। अब स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल गिव्स अ प्रोडक्ट। तो कोई तो भी रिएक्शन है। अब इसका भी हमने रेट लॉ ढूंढ लिया। रेट लॉ ढूंढ लिया मतलब सिर्फ इतना देखा कि रेट किस किस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। पहले तीनों का मैंने रेट मेजर किया 111 मोल लेके, फिर बाद में मैंने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा और एक का कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया। एक्स का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट अगर बदल गया मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। बस इतना ही पता चला, एक्स की पावर पता नहीं चली। फिर मैं x और z का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखूंगा और y का कॉन्सेंट्रेशन बदलूंगा। y के कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट अगर बदल गया तो मैं कहूंगा कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y। y का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट नहीं बदला तो हम कहेंगे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y। फिर मैंने x एंड y का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट किया और z का कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया, जितना मन में आया उतना कर दिया। z का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदला, मतलब क्या हुआ? रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z। और z का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट नहीं बदलता तो हम बोलते हैं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z। अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जब जब मैंने x का कॉन्सेंट्रेशन बदला रेट बदल गया, जब जब मैंने y का कॉन्सेंट्रेशन बदला रेट नहीं बदला, जब जब मैंने z का कॉन्सेंट्रेशन बदला तो रेट बदला। यहां पे हमें R1 की वैल्यू चाहिए। देखो x का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, z का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, y का कॉन्सेंट्रेशन बदला फिर भी रेट नहीं बदला, रेट जो का त्यों है। यहां पे R1 चाहिए था, गलती से मैंने क्या लिखा था? R2। तो यहां पे R1 है, मतलब x y का कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बाद भी रेट नहीं बदला, मतलब y के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब हमें इतना पता चल गया कि रेट किस किस पर डिपेंडेंट है, तो हम रेट लॉ मन से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर a इंटू z टू द पावर b। अब हमें a और b की वैल्यू मालूम नहीं है, सिर्फ हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? रेट किस किस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, सिर्फ पावर मालूम नहीं हुई है। अब अगेन हम क्या करेंगे? यही मेथड दोहराएंगे। अब हम क्या करेंगे? z को लार्ज एक्सेस में लेंगे और a को सिलेक्ट करेंगे। तो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सिलेक्टेड एंड अदर रिएक्टेंट्स आर टेकन इन लार्ज एक्सेस सो दैट रिएक्शन बिकम्स सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और अब रेट सिर्फ किस पर डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है? किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। अब हम आसानी से मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड रिएक्टेंट देख सकते हैं।
तो हमने z को लार्ज एक्सेस में लिया और x को क्या किया, सिलेक्ट किया। तो जैसे मैं x को सिलेक्ट करूंगा तो r इज इक्वल टू k डैश इंटू एक्स टू द पावर a, ऐसा सुडो ऑर्डर रिएक्शन मिल जाएगा। क्योंकि जब z को लार्ज एक्सेस में लूंगा तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z, रिएक्शन बिकम सुडो ऑर्डर। रेट लॉ में z कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, रेट लॉ ही बदल गया। अब जब x का वैल्यू 4 मोल पर डीएम क्यूब था तब रेट की वैल्यू कितनी थी, R1। तो R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, k डैश इंटू 4x टू द पावर a, इक्वेशन नंबर 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर a k डैश इंटू x टू द पावर a, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x जो है वो क्या करेंगे, 16 गुना बढ़ाएंगे या फिर दुगुना करेंगे। 16 गुना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कैलकुलेशन के लिए हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमें मालूम है हमारे टेबल्स कितने अच्छे लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेंगे, मतलब सिंपल सा। तो हमने x का कॉन्सेंट्रेशन जो 4x था उसे कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया। अब जैसे मैंने x का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर दिया मतलब 4x का क्या हो जाएगा, वो 12x। k डैश तो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो रेट बदल जाएगा भाई। तो व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज मेड 3 times, रेट चेंजेस एंड लेट द न्यू रेट विल बी R2। तो R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k डैश इंटू 12x टू द पावर a। अब इसे सिंप्लीफाई करके ले सकता हूँ, 4x जैसा है वैसे रहने देंगे और बाहर कितना लिखेंगे, 3, बराबर है। तो 12 को हमने क्या किया, 4x इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4x था तो यहाँ पे 4x लिखेंगे और 3 बाहर निकालेंगे। 3 बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर भी क्या रहेगी, ये 3 इंटू 4 इंटू एक्स रहेगा। इस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12x को 3 इंटू 4 इंटू एक्स। तो मैंने 3 बाहर निकाला तो पावर भी बाहर आएगी, 3 टू द पावर a, k डैश 4x टू द पावर a, R2 की वैल्यू मिल गई, बराबर है। अब जैसे ये इक्वेशन मिल गया, ये हमारा 2 है इनिशियल रेट और ये फाइनल रेट है। जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाया तो रेट भी एक्चुअली कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि जब जब कॉन्सेंट्रेशन मैंने 3 गुना बढ़ाया तो रेट भी कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। तो R2 इज इक्वल टू थ्राइस R1 एंड R2 इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 टू द पावर a एंड k डैश इंटू 4x टू द पावर a। ये किसकी वैल्यू है, R1 की, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो k डैश इंटू, इसको ऐसा ही रहने दो, R1 इज इक्वल टू k डैश इंटू 4x टू द पावर a। तो R1 इज इक्वल टू k डैश इंटू 4x टू द पावर a, इसको ऐसे रख देंगे। तो k डैश इंटू 4x टू द पावर a की वैल्यू कितनी है, R1। तो R2 इज इक्वल टू 3a टू द पावर R1। तो 3a टू द पावर 3 टू द पावर a इंटू R1, बराबर है। अब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि R2 कितना है, थ्राइस R1। तो जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना किया तो रेट भी कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। अब इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, 3 टू द पावर a इज इक्वल टू 3 आएगा। 3 टू द पावर a इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 1। इस तरह से हमने क्या किया, x की पावर निकाल दी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x पहले 4x था, बाद में मैंने 12x किया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाया। कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाने के बाद मैंने देखा कि रेट 3 गुना बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ाने के बाद रेट 3 गुना बढ़ गया, मतलब x की पावर जरूर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक को सिलेक्ट करेंगे और बाकी सब बचे हुए रिएक्टेंट को क्या करेंगे, लार्ज एक्सेस में लेते जाएंगे। जब ऐसा हम करते हैं तब हमें क्या मिलती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलती है। लेकिन याद रखिएगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअल ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। तो मुझे x की पावर मिल गई। अब ऐसा ही मुझे एक्सपेरिमेंट दोहराना पड़ेगा, किसके लिए, z के लिए। तो ऐसा ही मैंने देखा कि जब जब मैंने z का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, 16 गुना बढ़ा दिया तो रेट 4 गुना बढ़ गया। जब मैंने z का कॉन्सेंट्रेशन 25 गुना बढ़ा दिया तो रेट सिर्फ 5 गुना बढ़ गया। तो 16 गुना जब मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रेट 4 गुना बढ़ता है। 25 गुना जब कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाता हूं तो रेट 5 गुना बढ़ता है। मतलब z की पावर कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो 16 गुना बढ़ा दिया तो रेट 4 गुना बढ़ेगा, 25 गुना बढ़ा दिया तो रेट 5 गुना बढ़ेगा, 64 गुना बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन तो रेट 8 गुना बढ़ेगा। तो इस पर से हमें पता चलता है कि पावर कितनी होगी, हाफ। तो इस तरह से हमें z की भी पावर पता चल जाएगी, और z की पावर पता चल गई तो रेट लॉ भी पूरी तरह से पता हो गया। तो इस तरह से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1.5।
तो जब हम आइसोलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एकदम से ओवरऑल ऑर्डर नहीं मिलती, हमें सबसे पहले क्या मिलती है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड रिएक्टेंट। ऐसा हर रिएक्टेंट के लिए हम ये मेथड दोहराएंगे और हर एक की ऑर्डर निकालेंगे और हर एक की पावर मालूम होगी तो फिर हम उनकी सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो ये बच्चों आइसोलेशन मेथड। तो दूसरी भी मेथड हो गई हमें। दूसरे मेथड में हमने एक रिएक्टेंट को सिलेक्ट किया था, बाकी सब रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लिया था, रिएक्शन को सूडो ऑर्डर बनाया था और रिएक्शन सूडो ऑर्डर बना के उसके थ्योरेटिकल रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करते थे और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करके फिर हम पावर निकालते थे। ऐसा करके हमें क्या मिलती है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाती है विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। ऐसा हर एक रिएक्टेंट के लिए एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको हर एक की पावर मिलेगी, तो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मिल जाएंगी। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ इनिशियल रेट, हम कल देख लेंगे।